किसान को 6,000 रुपया सालाना देते हैं और आप यूरिया 450 का 700 में क्यों देते हैं? इस पे क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? श्रीमान आशुतोष जी पहले श्रीमान को जानकारी होनी चाहिए कि यूरिया का 266 रुपया दाम है। मार्केट में कितना मिलता है आपको पता है? आपको मार्केट में कितना मिलता है पता है आपको मुकेश जी? आप हवाई बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे मालूम है मुकेश जी, सब्सिडी वाला यूरिया किसान को मिलता ही नहीं है। दुकानदार साफ मना कर देता है कि आपको अगर अपने खेत में यूरिया डालना है तो आपको ब्लैक से ही खरीदना होगा, क्योंकि सरकार अभी यूरिया का स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं आप एक्शन करते हैं? पूर्णिया में आपका मामला है, आपके पूर्णिया में मैं अभी बोलिएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर से 350, 600, 700 बेचवाता है, आपका पदाधिकारी बेचवाता है, सरकार नहीं बोलती है। 266 से 66। हाँ बोलिए क्या आपने बोलिए कृष्णा जी बोलना चाहते हैं, बोलिए कृष्णा जी। देखिए बीजेपी के सम्मानित साथी ने अभी आपके चैनल के माध्यम से बड़ा संगीन आरोप लगाया है। एक चीज बता दीजिए, आप चिन्हित करिए, उस पदाधिकारी का नाम चिन्हित करिए, कौन पदाधिकारी करता है? बताइए नाम बताइए, उसको उस पर कार्रवाई करने का जिम्मा खबर फर्स्ट लेती है जदयू मिलेगी। एक बात सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मुकेश जी आप अभी नाम लीजिए और सारे पैनलिस्ट के सामने मैं कह रहा हूं, अगर उस पदाधिकारी पे जांच होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी और प्राथमिक जांच में अगर वो आपका बात सही पाया गया तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी आप नाम लीजिए, उस पदाधिकारी का नाम बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर। जिस तरह से आज जनता परेशान है, सिलेंडर के दाम 200-300 गुना जिस तरह से बढ़ जा रहा है बीजेपी की सरकार में, तो सबसे पहले बड़े पैनल के साथ बड़ी डिबेट तो हम आरंभ करेंगे ही, लेकिन हमारे साथ जो है पैनलिस्ट, सबसे पहले हम आपको उनसे मुलाकात करा देते हैं। आरजेडी से रमेश यादव जी हैं, कांग्रेस से पवन शर्मा जी, बीजेपी से मुकेश कुमार जी, आम आदमी पार्टी से अजीत राठौर जी, वाईबीएस से इंजीनियर राजकुमार जी और जदयू से कृष्णा जी। आप सभी का स्वागत है खबर फर्स्ट में। सबसे पहले मुकेश जी, क्या लगता है आप महंगाई पे कब तक काबू पा लीजिएगा? सर महंगाई कहाँ नजर पा रहा है आपको? सबसे पहले इसमें जुड़े हुए डिबेट में सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई हमारे देश में कहाँ नजर आ रहा है? जिन लोगों अच्छा, आपको महंगाई नजर नहीं आ रहा? वो जाके झांके पाकिस्तान में, जाके झांके श्रीलंका में, महंगाई कहाँ है? भारत में महंगाई कहाँ है? अच्छा, कांग्रेस के पवन शर्मा जी, बीजेपी को महंगाई तो नजर ही नहीं आता, आप लोग कहते हैं कि महंगाई है। देखिए ऐसा है, जब ये बात ही करने लगे पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तो इनको महंगाई से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब बात हिंदुस्तान की होती है, बात हिंदुस्तान की जनता की होती है, तो ये कंपैरिजन करने लग जाते हैं श्रीलंका से या पाकिस्तान से, म्यांमार से, केन्या से। तो क्या भारत की औकात आप लोगों ने यहां तक दर्शा दी है कि हमें कंपैरिजन करना पड़े जो हमसे नीचे वाले जो देश है उनके साथ में? बड़े शर्म की बात है, आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। मुकेश जी, आपको हम एक बहुत अच्छा मतलब विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं जो आम जनता को भी जानना काफी जरूरी है। तो मुकेश जी, सबसे पहले इस चीज को, इस खबर को समझे और मैं कहूंगा कि आप इस पे एनालाइज करके तब बोलिएगा, ठीक है? साल 1974 में मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई, रोटी कपड़ा और मकान, और इस फिल्म का वह गाना बहुत चर्चित हुआ जिसकी बोल थी, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार जाएगी। जी हाँ, ये जो गाना था ये बिल्कुल आम आदमी के जीवन के सच्चाइयों को बयां करता था। जरा सोचिए, आज 49 साल बाद भी आम आदमी के लिए जद्दोजहद व रोटी कपड़ा और मकान की है। कपड़ा मकान पे चर्चा फिर कभी, आज बात रोटी की करते हैं। रोटी आज महंगी हो गई है। खाने पीने की चीजों के दाम 7वें आसमान पर चढ़कर भारत की हुकूमत को मुंह चिढ़ा रही है। ये कोई नई बात नहीं है। आप पे, हम पे महंगाई की मार सब पर बराबर पड़ रही है। अब तो हालात भी इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सरकार भी कहीं न कहीं घुटने टेकते नजर आ रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच कई बार इस मुद्दे पर संसद के पटल पर चर्चा भी हुई, कई सवाल भी उठे, जैसे
देश में महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसका क्या कारण है, दूसरे मुल्कों की तुलना में हमारा देश महंगाई के पायदान पर कहां खड़ा है। ये सवालों और उनके जवाबों से आम आदमी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी तो बस ये जानना चाहता है कि सरसों का तेल 2019 में 110 रुपए मिल रहा था, जो अब 180 रुपए क्यों मिल रहा है और कब तक कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। महंगाई दर का गुना भागा वाला अर्थशास्त्र आम आदमी के समझ का विषय नहीं है, लेकिन एक आम आदमी इतना तो समझता है कि जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। आपकी हमारी थाली महंगी हो जाती है, घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। अगर हम 2019 की तुलना 2023 से करें तो हम पाएंगे कि मौजूदा सरकार महंगाई की दलदल में देश को ढकेलने का काम कर रही है। अब हम आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, आप भी देखिए कि 2019 से 2023 की तुलना में इन वस्तुओं में कितनी फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। आइए एक नजर डालते हैं। ये लिस्ट बताती है कि पेट्रोल 73 रुपए था, जो आज 108 रुपए मिल रहा है। डीजल 66 की जगह 95 रुपए, एलपीजी 494 की जगह 1210, नमक 18 की जगह 26 रुपए हो गए हैं। अरहर का दाल जहां 90 रुपए था, उसकी जगह आज 110 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो 2019 में सरसों के तेल के दाम 110 रुपए थे, जो आज 2023 में 180 रुपए में मिल रहे हैं। हालांकि महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के अपने तर्क हैं, अर्थशास्त्र के नज़र से ये वाजिब भी हो सकते हैं। ये ठीक है कि कोरोना की वजह से अगर हम तुलना करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। दुनिया के पटल पर देखें तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे उदाहरण भी है, जहां महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जनता विद्रोह तक कर रही है। लेकिन ये तुलना की बात नहीं है, ये सबक की बात है। मौजूदा हालात पर एक शेर याद आता है, ऐसी महंगाई है कि चेहरा बेचकर अपना खा गया कोई, अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा ले गया कोई। सच में देश में कुछ ऐसा ही माहौल है, महंगाई इस तरह से बढ़ गई है कि सब चीज कबूतर लगता है उड़ा ले जाएगा बिहार से भी। आप जो अभी तुलना कर रहे थे कि कांग्रेस, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है मुकेश जी, आप कह रहे थे, तुलना कर रहे थे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों की, तो आपको तुलना नहीं, इन देशों से सबक लेनी चाहिए कि भारत में भी अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया महंगाई को तो यहां पे भी जन विद्रोह हो सकता है। आप एक बात बताइए कि अभी मालूम है आपको कि कैसे बैरल है प्रति लीटर, बैरल का प्राइस क्या है आज का? सर मैं सबसे पहले आपको ये चीज बताता हूँ आशुतोष जी, जहाँ तक महंगाई रोटी कपड़ा की बात की जाए तो मोदी जी हर घर के लिए रोटी के लिए फ्री अनाज देते हैं। क्या कांग्रेस के शासक में 80 रुपया प्याज मिलता था, अभी 20 रुपया प्याज मिल रहा है। लहसुन 150 रुपया किलो था, अभी लहसुन 100 रुपया में 4 किलो मिलता है। महंगाई कहाँ नजर आ रहा है? बिहार में, यहाँ यूपी में जाइए, 25 लीटर एक मिनट मुकेश जी मेरी सवालों का जवाब दें। कांग्रेस से पूछने से पहले मैं आप ही से पूछ देता हूं कि 75 रुपए डॉलर प्रति बैरल तेल है, तो 108 रुपया बिहार में क्यों तेल मिलता है? आपको मालूम है कॉस्ट कितना आता है और कितना टैक्स लगता है? 54-55 रुपया गवर्नमेंट एसजीएसटी और सीजीएसटी के नाम से, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के नाम से टैक्स लेते हैं आप लोग। इतना टैक्स क्यों लेती है सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट पर लीटर 30 रुपया टैक्स लेती है जी, आप मिला लीजिएगा। 133 करोड़ की आबादी से 30 रुपया प्रति लीटर अगर टैक्स लीजिएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। आशुतोष जी, सबसे पहले आप पड़ोसी राज्य यूपी में देखिए, वहां 5 रुपया डीजल पेट्रोल कम है, केंद्र सरकार ने 5 रुपया छूट दिया है। क्या बिहार सरकार को उस पर नहीं अमल करना चाहिए? जाके देखिए। सवाल मेरा सीधा ये है कि 54-55 रुपया के पेट्रोल को आप 108 रुपया क्यों बेच रहे हैं? हम उनसे भी पूछेंगे, आपके बाद मेरा 19 नंबर रहेगा पूछने का। कांग्रेस के राज में भी 80 रुपया डीजल था, 95 रुपया पेट्रोल हुआ था।
होगा वो नहीं था। आज पवन जी, जवाब दीजिए। बिहार में 5 रुपया प्रति लीटर ज्यादा लग रहा है पैसा। आज महंगाई लोगों हमारे को नजर आ रहा है, साथी है, महंगाई अगर नजर वो आ रहा है। इससे रिकॉर्ड देंगे पहले ना, कांग्रेस के तो राज में कभी भी जमीन कांग्रेस किसान के का जमीन शासन के बिकता था। अंदर 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल गया ही नहीं, 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं गया। और वो भी तब की बात है जब प्रति बैरल $140 हुआ करता था। आज देखिए जो प्रति बैरल 70 रुपए है, $70 है, और जो रेट है वो 108, 109 या 95, 96 रुपए है। तो वो क्यों? ये आप ये देखिए कि पिछले 8 सालों में इस भाजपा सरकार ने करीबन 20 लाख करोड़ रुपया जनता का जो पैसा है वो अपनी जेब में डाला है, और उसके द्वारा सारे चुनाव लड़े गए हैं। और ये जो महंगाई का जो ठीक रहा है वो सरकार जनता के ऊपर फोड़ रही है, ना कि अपने ऊपर फोड़ रही है। और आप देखिए, खुद मानिए, जो देखिए श्रीमान, भाजपा सरकार, आप देखिए जितना पैसा कमाया जा रहा है जो डीजल के द्वारा, वो आप देखिए इन्होंने लोन भी बाहर से बहुत काफी उठा लिया है। पहले कहाँ 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन होता था, वो आज बढ़ के 12.5 लाख करोड़ रुपए का लोन इस भाजपा सरकार ने आज की जनता के लिए कर दिया है। तो देखिए, मुझे लग रहा है इनको ये मैनेजमेंट आता ही नहीं है कि सरकार चलाई कैसी जाती। ये सरकार सिर्फ चलाना जानते हैं हिंदू मुसलमान करके और जातिवाद फैला के, बस। रमेश जी, इनके पास कोई रमेश यादव जी इसके पास जाएंगे, जो आरजेडी में अभी मौजूदा सरकार के प्रवक्ता है। मैं इनसे पूछूंगा कि मुकेश जी का कहना है कि आप महंगा पेट्रोल बिहार में देते हैं, ऐसा क्यों? मुकेश जी को कब से पेट्रोल महंगा बिहार में मिल रहा है? सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूं, आपको और आपके दर्शकों को होली की शुभकामना। लेकिन मुकेश जी को जब अलग हो गए सत्ता से, नीतीश जी के साथ जब थे पहले, तो इनको महंगाई नजर नहीं आ रही थी। पेट्रोल में जो राज्य कर लगता था और क्या नहीं लगता था, अब बढ़ गया क्या? 2 महीने के अंदर बढ़ गया। और मुकेश जी गलत बोल रहे हैं, दूसरे देशों की तुलना कर रहे हैं। आज देश की स्थिति बद से बदतर है। पूरे देश में महंगाई देश के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री सभी गरीब के लिए सोचता है। सभी गरीब को अनाज फ्री मिल रहा है श्रीमान जी। सुनिए सुनिए, 2014 में बोलिए बोलिए। सत्ता में आए थे कि महंगाई समाप्त कर दूंगा। अब जब 2014 में पेट्रोल का दाम 70 रुपए था, अभी पेट्रोलियम पदार्थ का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य जो था 110 रुपए प्रति बैरल था, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं, सवाल मेरा ये है, सवाल आप दोनों पार्टी से है, साथ में जदयू के जो कृष्णा जी हैं उनसे भी है, कि जब एसजीएसटी और सीजीएसटी में कटौती क्यों नहीं कर सकते हैं? आप जनता को होली की शुभकामनाएं देते हैं और दूसरी तरफ सिलेंडर का दाम बढ़ा देते हैं। क्या यही होली की शुभकामनाएं हैं? आप लोग क्यों नहीं एक दूसरे को, अगर ये करके आप लोग अगर टैक्स को कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं 80-90 रुपए पेट्रोल आ सकता है, तो क्यों नहीं लाते हैं? अभी देश की जो वित्तीय स्थिति है, देश जो चला रही है केंद्र की सरकार, उनकी जो गलत आर्थिक नीति है, उससे तमाम देश के तमाम चीजों पे महंगाई बढ़ी है। सब लोग परेशान हैं और ये केंद्र सरकार भी कस के पाई है। मतलब केंद्र मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, मेरी टीम द्वारा रिसर्च से एक टीम सामने आया है, उसके बाद मैं जाऊंगा बड़े पैनल के साथ और राजकुमार पासवान जी के पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने उसी संसद में क्या कहा था और आज देश की मौजूदा स्थिति क्या है। तो राजकुमार मुकेश जी, जो आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री आम जनता के हैं, आम जनता की बात करते हैं, आम जनता को रोटी कपड़ा मकान देने का काम करते हैं, तो यही बीजेपी की सरकार है जो 2014 से पहले महंगाई की दुहाई देती थी। और मुझे काफी इस डिबेट को करते हुए और काफी मतलब क्या बताऊं, अंदर से ग्लानि महसूस हो रहा है कि वो सरकार आज कर रही है कि महंगाई नहीं है। 70 रुपए पेट्रोल आपको महंगा लगता था, 108 रुपए पेट्रोल आपको किस तरीके से सस्ता लग रहा है? आशुतोष जी देखिए, जिस तरह से महामारी हमारे भारत में फैला, हर एक देश का स्थिति देखिए, उस स्थिति में मेरा देश विश्व गुरु बन के खड़ा रहा। फ्री राशन देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। अब माननीय मोदी जी ने अपने टैक्स से 5 रुपया का तोहफा दिए सभी भारतवासियों को। तो यूपी में लागू हुआ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां लागू हुआ।
क्या बिहार में लागू नहीं होना चाहिए था? अभी जाके देखिए यूपी में देखिए, बिहार के बॉर्डर से लोग यूपी से तेल भरा के 5 रुपया सस्ता करके आते हैं, टंकी अच्छा, फुल एक करके सवाल आते का हैं। जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब, 1 मिनट, कोई पैनल अभी ना बोले, मैं इनसे बात करता हूं। एक सवाल का जवाब, आप 2014 से पहले रामदेव बाबा को मानते थे कि नहीं? आशुतोष जी, आपकी पार्टी की वो ब्रांड एम्बेसडर के तरह काम करते थे जिताने के लिए, अथवा उनका बयान भी सुन लीजिए कि वो मीडिया से महंगाई पे किस तरह की बात की है। जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट। क्या सभी पैनलिस्ट ने देखा ना किस तरह से रामदेव बाबा एक पत्रकार से जब सही सवाल पूछा जाता है कि महंगाई पे जब 2014 से पहले महंगाई के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में आप खड़े हुए थे, तो आज बीजेपी के विरोध में क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो उनका सवाल और जवाब आप लोगों ने सुना होगा। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के पास जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? देखिए आशुतोष जी, देखिए वो योग गुरु है रामदेव बाबा। नहीं, योग गुरु हो चाहे कोई हो, करता है बड़ी, आप उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? बस उनकी बयान पे मैं टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते? बयान पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं, क्योंकि आपके समर्थक है इसलिए। नहीं, समर्थक की बात सर अलग है। समर्थक तो पूरा भारत है, 132 करोड़ जनता है भारत के समर्थक। हमारे समर्थक की बात कहां तक कर रहे हैं? लेकिन 132 करोड़ की जनता को आप टैक्स के आग में, महंगाई के आग में कैसे जलते हुए देख सकते हैं? इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के शासन में, इंजीनियर राजकुमार, श्रीमान जी, कांग्रेस के शासन में 4000 रुपया कट्ठा जमीन था, आज वही जमीन बढ़ के किसानों का जमीन 4 लाख। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जवाब दें। उसको भाजपा वाले लोग हैं, अगले का भी नंबर नहीं आने देंगे ये। नहीं, चुप रहिए, सबका नंबर आएगा। मेरे डिबेट में कंक्लूजन निकलना चाहिए। हम जानते हैं कि आपके नजर में देश की महंगाई कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले को भी सुन लीजिए। क्या है कि जो अंबानी अडानी के गोद में खेल रहे हो देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री महोदय, तो उनके प्रवक्ता को, उनके कार्यकर्ता को, उनकी सरकार में बैठे हुए लोगों को महंगाई कहां से नजर आएगी साहब? दूसरी चीज है कि पेट्रोल डीजल, पहले लोग खुशी से 5000 रुपया निकाल करके हंसते हुए और पेट्रोल की टंकी फुल करवाते थे, और उसको 10 रुपया 20 रुपया पेट्रोल भरने वाले को भी 50 रुपया तक देते थे लोग टिप्स। लेकिन आज क्या है, मुश्किल से 2000 रुपया अपना बजट से निकालते हैं, अब मुंह पे हंसी नहीं होती है, और वो बेचारे पेट्रोल भरने वाले को देकर के इवन के हवा भराने वाले को भी पैसा 5 रुपया देना नहीं चाहते अब। तो ये किसका देन है? देश में बैठी हुई निकम्मी सरकार नरेंद्र दामोदर मोदी का, जो कि कहा 2014 में कि भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी मिटा देंगे। गरीबी क्या भाई, गरीब लोग को ही मिटाने में लग गए। 4 किलो अनाज की बात करते हैं ये साहब, ये खाते में पैसे की बात करते हैं। क्या ये अपने पिताजी के घर से दे रहे हैं? जनता की करारा क्या ये अपने पिताजी के घर से दे रहे हैं? इन लोगों को क्या है, क्या डेटा लेके बैठा हो? ये नहीं जानते कि आप जितना कीचड़ फैलाएंगे पाकिस्तान नहीं है, ये भारतवर्ष है, मेरा हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं है, मेरा यहाँ भारतवर्ष है, हम सबका हिंदुस्तान है। एक मिनट, जदयू के प्रवक्ता है हमारे साथ कृष्णा जी,
उनसे भी हम एक सवाल पूछते हैं, क्या SGST में कब आप कमी कीजिएगा? डेटा सुन लीजिए प्लीज। हाँ, डेटा सुना दीजिए जब कांग्रेस जल्दी। की सरकार थी, जब अभिषेक जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 27 दिसंबर 2012 की पेट्रोल का रेट मैं बता रहा हूं, डीजल का, पेट्रोल का था 65.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल था 40 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर। फिर आते हैं 2013, मई से लेकर दिसंबर तक की बात करूंगा, ये पेट्रोल था 76 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल थे 67 रुपये और ये 57 पैसे। ये डाटा हमारी टीम भी दिखा चुकी है। राजकुमार पासवान जी, ये मेरा सवाल सीधा है कि आप लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं? आप लोग उस समय कहां रहते हैं जब सरकार बढ़ाती है प्राइस? जब बीजेपी 2 रुपए पर पड़ता था पेट्रोल में दाम, तो सुषमा स्वराज से लेकर नितिन गडकरी, लाल कृष्ण आडवाणी तक रोड पे रहते थे, तो राहुल गांधी क्यों नहीं रहते हैं रोड पे? क्यों नहीं इस मुद्दे को सही तरीका से उठाया जाता है? ये प्रधानमंत्री जो पूर्व में थे 2014 से पहले, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन शर्मा जी, आपसे सवाल है, क्यों आप इस मुद्दे को उठाने में असहमत क्यों रहते हैं हमेशा? क्यों आपके सक्षम नहीं है इस मुद्दे को उठाने में? क्योंकि सर मुद्दा है सारी नहीं। दुनिया ने देखा है इन लोगों को कि तो राहुल कुछ गांधी ने मुद्दा नहीं मिल 3,500 रहा है। किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करी है। वो किसके खिलाफ करी है? वो इन्हीं चीजों के खिलाफ तो करी है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन इसका परिणाम कहां मिल रहा है? राहुल गांधी कल के जो रिजल्ट था, कल का जो रिजल्ट था, सॉरी परसों का, उसमें तीनों राज्यों में आपकी हार हुई है। देखिए, अब हार जीत तो आप आकलन करिए, हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, जनता के लिए संघर्ष करना, और जब जनता चाहेगी तो संघर्ष को परिणाम में भी बदलेगी। तो कहीं ना कहीं आप जनता को समझाने में तो विफल साबित होते हैं ना। आशुतोष जी, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, मीडिया के द्वारा, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ चंद भाजपा लोगों का विकास हो रहा है। ये आप कहना गलत है। आपकी इस बातों को मैं सरेआम खारिज करता हूं। मीडिया ही है जो आप बैठे हुए, आपके अरे महंगाई पे डिबेट कर रही है मीडिया। नहीं, आप देखिए, जो चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो महंगाई के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। बाकी जो डिबेट होती है वो तो हिंदू मुसलमान के ऊपर होती है। बाकी जो अगर डिबेट होती है तो राहुल गांधी के भाषणों के खिलाफ होती है। आप खुद देख लीजिए, कल का जो राहुल गांधी का जब कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया है, जो लेक्चर दिया, इस मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि राहुल गांधी चाइना के साथ है, राहुल गांधी भारत के खिलाफ है। अरे आप प्रोपेगेंडा इस बारे में मत चलाइए, आप प्रोपेगेंडा चलाइए। राहुल मीडिया पर भी विश्वास नहीं है तो देश पे क्या विश्वास रहेगा? आप मुझे बताइए, भाजपा ही जो है, लोगों को तो मीडिया पर भी विश्वास नहीं है। भारत देश से बाहर जाते हैं और भारत की जनता के खिलाफ बोलते हैं। उनको तो शर्म आती थी भारत में पैदा होने पे। 2014 से पहले इनको शर्म आती थी। वो प्रधानमंत्री आज भारत के लिए गुणगान कर रहे हैं। 2014 से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, मुकेश कुमार जी, एक मिनट मुकेश कुमार जी, हम डिबेट पर आएंगे। 2024 से पहले का वो क्लिप देखना चाहिएगा जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, और आप खुद आकलन कीजिएगा कि कहां तक बीजेपी सही है। सर आपका 1 मिनट में दिखा देता हूं। कुछ लोगों को झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये फैशन हो गई है। हमारे वित्त मंत्री ने बार बार इस बात को कहा है, तो भी उनकी मदद करने चाहने वाले लोग सत्य को दबा देते हैं और झूठ बोलने वाले लोग चौराहे पर खड़े रह करके जोरों से झूठ बोलते रहते हैं। और वो मसला है एनपीए का। मैं इस सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से आज देश को भी कहना चाहता हूं कि आखिर एनपीए का मामला है क्या। देश को पता चलना चाहिए कि एनपीए के पीछे ये पुरानी सरकार के कारोबार है और 100% पुरानी सरकार जिम्मेवार है, 1% भी कोई और नहीं है। आप देखिए,
उन्होंने ऐसी बैंकिंग नीतियां बनाई कि जिसमें बैंकों पर दबाव डाले गए, टेलीफोन जाते थे, अपने चहेतों को लोन मिलता था, वो लोन पैसा नहीं दे पा रहे थे, बैंक, नेता, सरकार, बिचौलिए मिलकर के उसका रिस्ट्रक्चर करते थे। बैंक से गया पैसा कभी बैंक में आता नहीं था, कागज पे आता जाता चल रहा था और देश लूटा जा रहा था। आज इस पवित्र सदन में खड़ा रह करके कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद एक भी ऐसी लोन हमने नहीं दी है जिसको एनपीए की नौबत आई हो। अच्छा सुने पवन शर्मा जी, आप क्यों, आपकी पार्टी ऐसी लोन क्यों देती थी 2010 से पहले, जिसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार? जी आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आज की सरकार के राज्य शासन काल में अभी 2023 चल रहा है या 2022 में जिन्होंने लोन दिए हैं, और जैसे 2024 में ये भाजपा सरकार चली जाएगी तो उन लोनों की रिकवरी कौन करेगा? भाजपा करेगी कि कांग्रेस करेगी? पिछली वाली भाजपा कांग्रेस करेगी या भाजपा करेगी? मुझे बताइए। जो पिछली सरकारों ने अगर लोन दिए हैं तो अगर वो लोन कंटिन्यू, तो आपकी पार्टी ऐसे लोगों को क्यों 2014 से पहले लोन देती थी जो मैक्सिमम एनपीए हुए हैं, जिनका डाटा बीजेपी के पास और संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ने इस बात को खुलेआम रखा था? आप बताइए, सरकार से संसद में यही तो पूछा गया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके शासनकाल में भगाए गए। आप मुझे बताइए, संसद के कार्यकाल के दौरान, अब मैं नहीं कहना चाहता, स्वर्गीय जेटली जी से मिलके कुछ लोग जो है वो भाग जाते हैं। आप इनके मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, ये सब भाग जाते हैं। किसकी शरण में भाग जाते हैं? कौन भागने देता है उनको? ये जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री है उनके कार्यकाल में वो भागते हैं, उनकी छत्र छाया में भागते हैं। तो मुकेश जी से मैं एक सवाल पूछूंगा। मुकेश जी, मुझे एक सवाल एकदम यस या नो में जवाब दीजिएगा। अभी की महंगाई का कारण बीजेपी है या कांग्रेस? एक शब्द, कांग्रेस या बीजेपी? सर देखिए वो सब लाग लपेट वाली बात नहीं कीजिए। एक सवाल, एनपीए के कारण महंगाई हुई है या नहीं? एनपीए के कारण महंगाई हुई है। एनपीए के कारण महंगाई हुई है, मानते हैं इस बात को? मानते हैं कि नहीं? 10 साल में क्या काम किया बीजेपी, मैं ये पूछता हूं आपसे। बिहार के साथ साथ पूरा देश पूछता है बीजेपी से कि 10 साल में बीजेपी क्या की। अगर कांग्रेस का 10 साल का एनपीए को नहीं संभाल पाई है बीजेपी, और महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया कि गैस सिलेंडर का आप जानते हैं कितना बढ़ा है? 300 गुना ज्यादा गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। एनपीए का टिकरा आम आदमी पे फोड़िएगा कि उस एनपीए को, जो एनपीए किया उससे वसूली कीजिएगा। करता था श्रीमान, और लोगों को गैस के लिए सोचना पड़ता था, लोगों को गैस के लिए सोचना पड़ता था कांग्रेस के टाइम में, जो हमको गैस कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजकुमार कृष्णा जी, जदयू के कृष्णा जी बोलिए। मोदी जी हर घर घर गैस दिए हैं, फ्री उज्ज्वला योजना के अंदर सभी के घर में गैस कनेक्शन दिए हैं। सर देखिए, 1150 रुपए सिलेंडर देते हैं। सबसे पहले महंगाई पे डिबेट हुई है। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ बिहार के जुड़े हुए तमाम नेता से कि आप ये चीज बताइए, यूपी में 5 रुपया कम डीजल पेट्रोल है, बिहार में क्यों नहीं कम हो रहा है? क्यों नहीं कम हो रहा है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो अपना टैक्स छोड़ते हैं? अरे केंद्र सरकार तो पहले कम करे, छोड़ना चाहिए उनको। कि 17 साल बिहार में एनडीए की सरकार थी तो कौन सा ये तीर मार लिए, और ये कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कितने सारे पैकेज दिए, केंद्र से क्या क्या मिला बिहार को। एक पटना यूनिवर्सिटी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए ये लोग, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाए ये लोग। 17 साल में केंद्र का भी सरकार दिया। जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा अगर मैं पूछ दूंगा तो। ये सब्सिडी दिया क्या? बिहार में सब्सिडी दिया क्या जब इनकी सरकार थी? बताइए क्यों नहीं दिए? इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का सवाल भी बहुत अच्छा है कि पटना यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से लेकर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया बिहार को? आज भी युवा नौजवान 4 साल 5 साल में डिग्री, जवाब दे। 3 साल की डिग्री 5 साल में।
ये मुकेश जी से पूछिए कि वो क्या किए ये 17 साल। बिहार की विशेष दो राज्य की डिप्टी दर्जा सीएम की रहे, जहाँ दो तक ये डिप्टी लोग सीएम बात रहे। करते हैं, बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, जहाँ तक बिहार को जो छूट मिलता है ये लोग तो लूटने में लगे हैं, उसको दे नहीं पाते, और विशेष राज्य की दर्जा लेके यहाँ अपने लोग को मालामाल होना चाहते हैं ये लोग। मुकेश जी कौन लोग लूट रहे हैं? मुकेश जी कौन कौन लोग लोग? लूट रहे हैं? नाम लीजिए, नाम। आपके लोग नहीं लूटे। सबसे पहले इस पे आपके पूछिए, लोग जदयू लूट रही है या आरजेडी? नाम लीजिए। जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके मीडिया पर भी विश्वास नहीं है इनको। किनको? महंगाई नजर आई, लोग कीचड़ फैला, किनको नहीं विश्वास है? नाम लीजिए। उन मीडियाओं पे हम मुझे किनको नहीं विश्वास है? आरजेडी, कांग्रेस या जदयू? मैं कहता हूँ डंके की चोट पे उन मीडियाओं पे मुझे विश्वास नहीं है जो अंबानी अडानी घराने का है, जो सिर्फ मोदी के कहने पे चलाते हैं, संघ भाजपा के इशारे पे खबर को चलाते हैं। मैं उन लोग को कहता हूँ मैं कि मुझे विश्वास नहीं है उन मीडियाओं पे। कांग्रेस के शासन में भी दूध की खेती करे, देश का गरीब शोषित। बोलिए कृष्णा जी, बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट, आप दोनों की बात सुन चुके हैं, कृष्णा जी को बोलने दीजिए। मुकेश जी एक मिनट। आप लोग कभी चना देने का काम किए थे क्या? आज तक फ्री राशन देने का कांग्रेस काम की थी क्या? हमको एक चीज बताइए। मुकेश जी एक मिनट, कृष्णा जी बोलिए। जदयू के प्रवक्ता कृष्णा जी को बोलने दीजिए। वो आप लोग जब बोलते हैं तो वो सुनते हैं। मैं भी चाहूंगा कि जब नहीं बोले तो सुने। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जनता के दरवाजे तक जाना चाहिए। बोलिए कृष्णा जी। देखिए, बहुत चीजों पे बात हुई, हालांकि बहुत देर कर दिया आपने मुझ तक आते आते, और मैं समझता हूँ आशुतोष जी की पर्याप्त समय आप देंगे मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। जी एकदम अवश्य। बातें हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से जिन्हें मैं रखना चाहता हूं। भाजपा के सम्मानित साथी ने कहा, महंगाई पे जब उनसे सवाल हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हाल देख लीजिए और श्रीलंका का हाल देख लीजिए। श्रीमान, सबसे पहले तो ये चीज स्पष्ट कर देना चाहिए कि देश की जनता, देश की महान जनता ने पाकिस्तान के नेता और श्रीलंका के नेता को वोट नहीं दिया था। देश की जनता जिसको अपना मत देगी, सवाल भी उसी से करेगी। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति विशेष को यह आजादी प्राप्त है। भारत के महान संविधान से सभी व्यक्ति को इस अधिकार प्राप्त है कि वो अपने नेता से निश्चित रूप से सवाल कर सकता है। दूसरी बात, मुद्दे पे आ जाता हूं। जहां तक महंगाई का बात है तो आशुतोष जी ने और राजकुमार साहब ने बहुत सारे आंकड़ों को दिखाया, मैं दोबारा उन पर फोकस नहीं करना चाहता हूं। एक चीज मैं अवश्य कहूंगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगता है, उसका पैसा कहां जाता है? आप देख लीजिए, अभी गरीब की थाली से जो फरही खाते हैं, जो भुंजा हम लोग खाते हैं, देहात में भुंजा कहते हैं, उस पर भी 5% टैक्स लग गया है। वो टैक्स कहां जाता है भाई? वो टैक्स का पैसा कहां जाता है? कारपोरेट घरानों को जाता है। सारा का सारा टैक्स का पैसा कारपोरेट घरानों को जाता है और वहीं से सारा कुछ संचालित होता है। दूसरी बात, कोर इन्फ्लेशन के बारे में आप जानते होंगे। बीजेपी के राज्य में जब से बीजेपी सरकार आई है, हाई इन्फ्लेशन का दौर तो निश्चित रूप से पूरे देश में है। और कोर इन्फ्लेशन जो होता है, आरबीआई का एक मानक है। आरबीआई ने कहा है कि 2021 से 2025 तक कोर इन्फ्लेशन का जो रेंज होना चाहिए वो 4% होना चाहिए। और पॉइंट में अगर इधर उधर हो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। 4% का लमसम आरबीआई ने इस चीज को डोनेट किया है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन कितना है भाई? 6.52%। क्या है? कोर इन्फ्लेशन इतना क्यों भाग गया? और महंगाई पे आप लोग डिबेट करने आते हैं तो फिर मुद्दा से भटकाने का प्रयास करते हैं जनता को सीधे से। जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब दीजिए, आपकी सवाल है। एक मिनट और सुन लीजिए, एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। श्रीमान जी, इनको सबसे पहले नजर आना चाहिए, इनको नजर आना चाहिए कि केंद्र सरकार ने राशन फ्री दे रहा है 3 साल से, 4 साल से लगातार 2025 तक देगी फ्री राशन। श्रीमान जी, से मैंने आपकी एक बार आप देख लीजिए, एक बार फिर से डाटा मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से महंगाई और रोटी जरूरी है इसके लिए, जनता के लिए। एक बार फिर से पैकेज को देख लें, उसके बाद बात करते हैं। आशुतोष जी, साल 1974 में मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई, रोटी कपड़ा और मकान, और इस फिल्म का वह गाना बहुत चर्चित हुआ जिसकी बोल थी, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार जाएगी। जी हाँ, ये जो गाना था ये बिल्कुल आम आदमी के जीवन के सच्चाइयों को बयां करता था। जरा सोचिए, आज 49 साल बाद भी आम आदमी के लिए जद्दोजहद व रोटी कपड़ा और मकान की है।
कपड़ा मकान पे चर्चा फिर कभी, आज बात रोटी की करते हैं। रोटी आज महंगी हो। आप जानते हैं ये रोटी पे क्यों मैं रोक दिया मुकेश जी? बात आम जनता की रोटी की है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से पैकेज दिखाया देखिए कि आम जनता को आप रोटी को देकर उनका हक छीनने का काम करते हैं। आप क्यों नहीं बात कर रहे? अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे जब इन्होंने आंकड़ा रखा जदयू, आप उस पे बात रखिए, सीधी बात कीजिए। की जहां तक बात की जाती है, हमारे देश की उन्नति हो रही है। कल पाकिस्तान आंख उठा के दिखाता था, आज उसी पाकिस्तान को सोचना पड़ता है। आशुतोष जी बीजेपी वाले से बड़ा मुझे ये होता है कि ये हमेशा पाकिस्तान पे चले जाते हैं। चीटी सा देश है जिसकी औकात चीटी है, उससे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देश को इतना कमजोर कर रहे हैं ये लोग। सरकार ने बोला 24 घंटे अरे भाई आपको इंदिरा गांधी से सीखिए, और अभी अमेरिका को आग दिखाती भारत थी। लौटाया गया था। आपकी हिम्मत है चीन को आग दिखाने का। बीजेपी वाले लोगों को हिम्मत है चीन को आग दिखाने का। रात दिन पाकिस्तान बोलिए पवन जी, आप भी बोलिए। चीन को तो भारत की नहीं है। बहुत देर आप लोग भारत, आप महंगाई पे बात आएगी तो पाकिस्तान चले जाइएगा, रोटी कपड़ा पे बात आएगी। सवाल यहाँ ये है, बहुत देखिए, सैनिक को जनता को मुद्दे से भटकाइए। चप्पल छीन लिया आपने, गरीबों के पैर से चप्पल छीन लिया। मुकेश जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, एक मिनट, डिबेट की गरिमा को समझे, गरिमा को समझे, एक बार मेरी बातों को समझे। मैं जो बोल रहा हूँ मुकेश जी, ठीक है, आप पेट्रोल का दाम बढ़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध पे टैक्स क्यों लगा दिए? दही पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, नमक पे टैक्स बढ़ा हुआ है, मालूम है? जो नमक 2019 में 18 रुपए था, वो आज 27 रुपए है। मार्केट जाते हैं। 1 मिनट का समय श्रीमान जीएसटी की जहां तक बात की है, जीएसटी कांग्रेस का ही लाया हुआ पॉइंट है, जिसपे हमारे सरकार आज तक कांग्रेस का मन बना जीएसटी लाने की, उनकी हिम्मत नहीं की कि मैं जीएसटी लगाऊं भारत पे। जो अच्छा, वही तो कांग्रेस के एक निर्णय जीएसटी के कारण महंगाई बढ़ गई, आपका यही कहना है? उस समय का रेजोल्यूशन और अभी का रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, उसकी कॉपी पढ़ने की जरूरत है। महंगाई नहीं, कांग्रेस के टाइम के जीएसटी में पढ़ने की जरूरत है। और अभी क्या बात करते हैं, ये एक बचपना वाला बात कर रहे हैं आप मुकेश जी। आपको मालूम है महंगाई क्यों नहीं, कैसे बढ़ा? हाँ, आप हमको एक बात बताइए, जब 110 डॉलर बैरल ये क्रूड ऑयल था, उस समय भारत में 76 रुपए 80 रुपए पेट्रोल था, तो आपको काफी महंगा लगता था। यही सुषमा स्वराज, यही स्मृति ईरानी रोड पे बैठ के चूल्हा फूकती थी, और आप लोग बैलगाड़ी की यात्रा किया करते थे, वो दिन भूल गए? और आज 108 रुपया पेट्रोल है, 60 से 65 रुपए डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल है। आपको महंगा नहीं लग रहा? आप कोरोना की हमेशा दुहाई दे रहे हैं कि कोरोना के कारण महंगाई बढ़ गई है। मैं ये पूछता हूं, और कितने दिन दीजिएगा इसको दुहाई? कब महंगाई कंट्रोल होगी? बढ़ाने में नंबर 1 है ये कोरोना काल का एक महंगाई कंट्रोल जो भी है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। इन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। इन लोगों को खाली डीजल पेट्रोल की महंगाई मुद्दा नहीं है। कह दीजिए देश के 135 करोड़ आबाद से आप लोग, महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आज तमिलनाडु में पवन जी बोलिए। पवन जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहा है। पवन जी आप अपनी बातों को रखें। बीजेपी बोल रही है महंगाई मुद्दा नहीं है, आप लोग सिर्फ एक छलावा कर रहे हैं देश की जनता के साथ। में क्यों नहीं कम कर रहा है राज्य सरकार? अगर ये चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। एक मिनट मैं चुप कराता हूँ। मुकेश जी 1 मिनट बोलने दीजिए कांग्रेस को भी। मुकेश जी, हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। चलो, इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो करोड़ों में लाखों में खेलते हैं, अपने करोड़पति या अरबपति मित्रों के साथ खेलते हैं, तो हो सकता है इनको महंगाई मुद्दा नजर नहीं आ रही। लेकिन आप खुद देखिए आशुतोष जी, 40 लाख करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आ गए थे यूपीए के शासन में। आज खुद भाजपा के अपने साथी खुद कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 40 से बढ़ा के इन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के अंदर ला दिया। आप खुद बताइए, अगर ये गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं, अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं, तो ये जो सामाजिक ताना बाना ये तो बिगाड़ने का पूरा काम ये भाजपा कर रही है।
तो मुझे बताइए फिर गरीब आदमी रहेगा कहाँ, जाएगा कहाँ? रही बात दूसरी, अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जीएसटी ये लगा के लाए। कांग्रेस ने तो हम खुद कह रहे हैं ये सारे काम कांग्रेस ने किए, उसका पिता तो आप काट रहे हैं। आप मुझे बताइए जो जीएसटी कांग्रेस का था उसको आपने उस टाइम मना किया, और जो कांग्रेस वाला जीएसटी था वो आपने लगाया नहीं। आपने जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के चक्कर में ऐसा जीएसटी लगाया कि आज व्यापारी उस जीएसटी से आज भी परेशान है। पवन जी, मैंने यही बात कहा। आप और खुद देखिए, ये पहले आधार कार्ड को बोलते थे कि आधार कांग्रेस की आधारशिला बन गई है, आज उसी आधार के सहारे ये लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं। आप उसी राजकुमार के सहारे रमेश यादव जी आपसे मेरी सवाल है, बीजेपी हमेशा आरजेडी पे ये कहती है कि जंगल राज के कारण बिहार का उद्गम नहीं हो पा रहा, बिहार की प्रगति नहीं हो पा रही है, बिहार में जो महंगाई है उसका कहीं ना कहीं आरजेडी जिम्मेवार है। कहां तक इस बात पे आप एग्री करते हैं? अगर हम देश की बात कर रहे हैं और देश में बीजेपी नहीं, सवाल आपसे बिहार का है, अभी सरकार आपकी है। नहीं, अभी 2 महीने में बिहार की महंगाई बढ़ गई क्या? आपको 2 महीने में बिहार में जंगल राज लगने लगा क्या? अभी एक भी पदाधिकारी का स्थानांतरण नहीं हुआ है। ये बीजेपी के पदाधिकारी अभी बिहार में राज कर रहे हैं और अपराध का ग्राफ बढ़ा रहे हैं इनके पदाधिकारी, और आपको 2 महीना में महंगाई बढ़ने लगा, 2 महीना में अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा, जंगल राज लगने लगा बीजेपी वाले को। देश की बात कीजिए, 14 में क्या वादा करके सत्ता में आए थे और आज 5 किलो अनाज देते हैं गरीबों की, गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन यूरिया का दाम क्या है? किसानों को 2000 रुपए देते हैं और यूरिया जो पहले 400 में था, 700 में था, अब 1700 1600 में। ये डीएपी का क्या श्रीमान 266 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं कहूंगा डॉक्टर रमेश यादव जी, आपने इस डिबेट में बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं मुकेश जी से पूछता हूं कि आप किसान को 6000 रुपया सालाना देते हैं और आप यूरिया 450 का 700 में क्यों देते हैं? इस पे क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? श्रीमान आशुतोष जी पहले श्रीमान को जानकारी होनी चाहिए, यूरिया का 266 रुपया दाम है। मार्केट में कितना मिलता है आपको पता है? आपको मार्केट में कितना मिलता है पता है आपको मुकेश जी? आप हवाई बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी सरकार और इनकी शासन है बिहार में। आप जिला कृषि पदाधिकारी को फोन कीजिए, कोई किसान फोन करता है, वो लोग आना नहीं चाहता है, वो लोग आना नहीं चाहता है यहाँ, क्योंकि सरकार का मैनिफेस्टो है 266 में यूरिया बांटना है, उसमें सब्सिडी सहित यूरिया के बोरा पे लिखा हुआ है इतना। सुनिए ना, सब्सिडी वाला यूरिया तो किसी को मिलता ही नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है मुकेश जी, सब्सिडी वाला यूरिया किसान को मिलता ही नहीं है। दुकानदार साफ मना कर देता है कि आपको अगर अपने खेत में यूरिया डालना है तो आपको ब्लैक से ही खरीदना होगा, क्योंकि सरकार अभी यूरिया का स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं आप एक्शन करते हैं? पूर्णिया में आपका मामला है, आपके पूर्णिया में मैं अभी बोलिएगा तो दिखा दूंगा, नकली यूरिया पकड़ा गया था। आपको पता होगा शायद इस मामले को। श्रीमान जी मैं ये चीज बता रहा हूँ, आज यूरिया की जहां तक श्रीमान जी बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सत्ता सरकार में ऐसे बात आप कैसे बोल रहे हैं? यूरिया की सरकार का रेट है 266 रुपया, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पॉस मशीन दिया गया है और किसान को उससे पुर्जा निकलता है 266 में, और जबरदस्ती आपके पदाधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर से 350, 600, 700 बेचवाता है, आपका पदाधिकारी बेचवाता है। सरकार नहीं बोलती है 266 से 66। हाँ बोलिए क्या आपने बोलिए कृष्णा जी बोलना चाहते हैं, बोलिए कृष्णा जी। देखिए बीजेपी के सम्मानित साथी ने अभी आपके चैनल के माध्यम से बड़ा संगीन आरोप लगाया है। एक चीज बता दीजिए, आप चिन्हित करिए, उस पदाधिकारी का नाम चिन्हित करिए, कौन पदाधिकारी करता है? बताइए नाम बताइए, उसको उस पर कार्रवाई करने का जिम्मा खबर फर्स्ट लेती है जदयू भी लेगी। एक बात सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मुकेश जी आप अभी नाम लीजिए और सारे पैनलिस्ट के सामने मैं कह रहा हूं, अगर उस पदाधिकारी पे जांच होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी, और प्राथमिक जांच में अगर वो आपका बात सही पाया गया तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी आप नाम लीजिए, उस पदाधिकारी का नाम बताइए नाम बताइए मुकेश जी। श्रीमान जी
श्रीमान जी, आप ही के साथी ने संगीन आरोप लगाए कि 1400 और 1700 700 में यूरिया मिलता है। क्या आप बताइए, आपकी सरकार की नीति है 750 में यूरिया बेचने का, 750 में यूरिया बेचने का? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे क्यों सवाल कर रहे हैं, आप 266 में यूरिया बेचिए? आप मुद्दा से मुद्दा भटकाइए पाइए। मुकेश जी। आपने कहा कि आपकी पदाधिकारी सत्ता मनमानी है। कर रहे हैं। कौन पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बताइए जरा। सुशासन की सरकार है, जनता की सरकार है, और हम लोग जनता के लिए जवाबदेह हैं मुकेश जी, समझ लीजिए इस बात को। आपकी सत्ता और आपकी सरकार है सर, आपकी सत्ता और आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए ना। साथी ने नाम बताइए ना मुकेश जी, मैं पूछता हूं। आप लोग, हर पार्टी का ये है कि कभी भी कुछ होता है वो मीडिया बोल देता है कि हम बीजेपी के साथ है, वो मीडिया जदयू के साथ है। जब भी मीडिया सही काम करने जाती है तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी और। आप नाम बताइए उस पदाधिकारी से, मैं खुलेआम पूछूंगा साथ में। बताइए नाम, वो कहीं पे भी हो बिहार में, नाम बताइए, क्या नाम है पदाधिकारी का? अभी ऑन ईयर इसी डिबेट में मैं उसे पैच करवाता हूं। कार्रवाई कीजिएगा ना कृष्णा जी? अरे अभी यहाँ बैठे बैठे कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी सर हमारी। बताइए, नाम बताइए। आशुतोष जी, एक बात मैं कहूं, बोलिए। बीजेपी के साथी नहीं बताएंगे, लेकिन बिहार की बदहाली का मेन कारण क्या रहा है बताऊं मैं? बताइए बताइए। बेरोजगारी, भूखमरी, जो रोटी की बात कर रहे हैं, उस पे मैं थोड़ा सा बता दूं। अपने ये मित्र बीजेपी के और आरजेडी के साथी भी है, जदयू के भी है। नीतीश कुमार जी सुशासन देना चाहे, लेकिन उनके गठबंधन में वही लोग हैं इर्द गिर्द जो मलाई खाया है, और उन्हें काम करने से उनको उनकी जो ताकत प्रदान करनी चाहिए। आप एक चैनल का हेड है आशुतोष जी, आपके साथ में बहुत सारे टीम होंगे जो कि काम कर रहे हैं, और अभी लाइव डिबेट हो रहा है। तो मुख्यमंत्री तो एक चेहरा है, उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये लोग उसी मानसिकता के हैं, परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। और करप्शन, जितने भी विधायक, एमएलए या एमपी हैं, सभी लोग अपने फंड का 36% कमीशन लेने के लिए बैठ जाते हैं डीएम के पास, एसपी के पास, बीडीओ के पास, सीओ के पास। तो वैसे वो उसमें क्या होगा? गरीबी का, महंगाई का, भूखमरी का, बेरोजगारी का। आज बिहार एक उन्नत प्रदेश नहीं बन पाया। आज बिहार वहां पंजाब और हरियाणा जैसे किसानी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके लिए जिम्मेवार ये सारे नेतागण हैं। ये जो जवाब दीजिए। आरजेडी के रमेश यादव जी आपसे पूछ रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप लोग के कारण नहीं हो रहा, बिहार में करप्शन आरजेडी के कारण है। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी ने इनडायरेक्टली आप पे ये सवाल पूछा। देखिए, लालू वाली सुनिए, जवाब दीजिए राजकुमार पासवान, रमेश यादव जी। आशुतोष जी, जो 15 साल आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी वाली सरकार रही है, वो सरकार को देखा जाए तो वाकई में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के डेट में रमेश यादव जी जवाब दीजिए। सरकार है तो क्या कोयटो जापान बनेगा बिहार? पंजाब हरियाणा के बराबर में क्या तो किसानी व्यवस्था होगी? जो हमारे युवा नौजवान बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बेरोजगार रमेश जी का आवाज नहीं अभी ये कट रहा। हमको लग रहा है कि रमेश जी, हम अपने आईटी टीम को बोलेंगे कि जल्द से जल्द रमेश जी का ऑडियो ठीक किया जाए। कांग्रेस के मैं चलूंगा, पवन शर्मा जी जवाब दीजिए। आप भी सरकार में हैं, आप भी महागठबंधन का हिस्सा है, क्या आप लोग जदयू को काम करने से रोकते हैं? सीधा सवाल। देखिए जो भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। इससे पहले सरकार जो थी वो भाजपा के साथ में नीतीश जी थे। भाजपा के साथियों ने नीतीश जी को काम करने नहीं दिया, तो वो दूसरे गठबंधन के साथ में आए। तो भी आने वाला समय बताएगा कि लेकिन आरोप तो अभी है ना। आरोप, मेरा सवाल समझिए। खेती अभी हो रही है, आपके राज्य में खेती हो रही है, अभी आपका राज्य चल रहा है। मक्का का अभी जो किसान अभी मक्का में जो यूरिया डाल रहा है वो 700 रुपया बोरा, जबकि सब्सिडी अभी आप ही के बताएं कि 200 कुछ रुपया सब्सिडी है, उस पे 200 कुछ रुपया में मिलना चाहिए, तो 700 क्यों? नहीं, मुझे नहीं, इसमें जो भी यूरिया आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, उसमें राज्य सरकार का कोई हक नहीं होता है। राज्य सरकार उसको बांटने का काम करती है। मुकेश जी से तो सीधा सवाल है कि बीजेपी को कहीं पे भी लगता हो
कि सरकार के साथ कुछ होता हो या फिर किसी भी पार्टी को, वो खुलेआम अभी जदयू बोल रही है कि आप लाइव डिबेट में नाम बताएं, उन पे कार्रवाई इस लाइव होगी। अब मैं चाहूंगा मुकेश जी को कि आप बताएं नाम कि भारत के इतिहास में पहली बार लाइव डिबेट में किसी के साथ न्याय होगा, किसानों के साथ न्याय होगा। आप सिर्फ नाम बताइए, वो चाहे डीएम हो चाहे कोई हो। आशुतोष जी, सबसे पहले इनकी सरकार है, इन्हीं के साथियों ने संगीन आरोप लगाया है। बस 700 और 650 या 1700 में यूरिया मिलता है। उन्हीं संगीन आरोप उनसे पूछा जाए कहाँ मिलता है और क्यों मिला। उन पदाधिकारी पर जांच होनी चाहिए, क्यों मिला। अच्छा, वाइंड अप आप नाम नहीं बताइएगा, नाम बताइए, आरोप का नाम बताइए। आरोप लगा रहे हैं तो नाम बताइए। उन्हीं के आरोप का वक्त नहीं है। महंगाई से कैसे निजात देश पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सभी पैनलिस्ट के साथ, बीजेपी से, सबसे पहले बीजेपी से लास्ट क्वेश्चन है, कब तक कर लीजिएगा महंगाई पे काबू कब कीजिएगा? 2023 सितंबर के बाद, 2023 सितंबर के बाद हो जाएगा महंगाई काबू। इन लोगों को श्रीमान जी, इन लोगों को लूटने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए इन लोगों को महंगाई नजर आ रहा है। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि आम जनता के तरफ से मैं पूछ रहा हूं, किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं, आम जनता के तरफ से ये सवाल है कि महंगाई पे कब तक बीजेपी काबू कर लेगी काबू, क्योंकि आम जनता आपके साथ है अभी भी। बताइए। आम जनता, सुनिए सर, आम जनता सभी हमारे साथ है, सबका साथ और सबका विकास पे काम। लेकिन सबका विकास कहाँ हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, अदानी बढ़ रहे हैं, जनता के पॉकेट से तो सिर्फ जा रहा है 160 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम। श्रीमान, मैं तो सबसे पहले इन लोगों को बोले, यूपी में जाके देखिए 5 रुपया कम पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इन लोगों को छोड़ने में क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए कृष्णा जी, वाइंड अप सवाल है, वाइंड अप सवाल, आपको पेट्रोल का दाम 5 रुपए कम करने में क्या जाता है? बताइए। बिल्कुल, मेरा जवाब सुन लीजिए, माफ करिएगा, बोलिए। सबसे पहले तो एक बात है कि आशुतोष जी, किसी भी आप जानते हैं कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ से, बोलिए कृष्णा जी, आप बोलिए जल्दी, वाइंड अप 30 सेकंड में। देखिए ये सब चीज जो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार क्यों नहीं कम कर रही है, उत्तर प्रदेश में कम है, आपके पास और कुछ है बोलने के लिए? अरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था, लूटने के लिए दिया जाए। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। बंटवारे के बाद बिहार को क्या मिला था? क्या मिला था बंटवारे के बाद बिहार को? खाली कटोरा था हमारे पास, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भरने का काम किया है। जो बजट में उसकी कटौती की गई, मूलभूत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मुद्दा है, उससे जो आप भटकाने का काम कर रहे हैं, समस्त प्रदेश की जनता और देश की जनता इस चीज को देख रही है और समझ रही है। हम लोग 5 रुपए कम कर देंगे, जनता तो टोल रही है। श्रीमान इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, श्रीमान इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, वाइंड अप। आप बीजेपी के जवाब से सहमत हैं, संतुष्ट हुए? क्या लगता है 2024 सितंबर तक महंगाई कंट्रोल कर लेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी को के मित्र प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनको मैं इतना ही कहूंगा, और उनको क्या कहे, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को कहते हैं कि अब ये झूठी जुमलाबाजी नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास, ये हो गया पुराना डायलॉग, और कम से कम देश के 135 करोड़ जनता के साथ न्याय कीजिए प्रधानमंत्री महोदय। ये आप जो पेट्रोल डीजल समय का प्रभाव है इसलिए हम चलते हैं। आरजेडी के डॉक्टर रमेश यादव जी, वाइंड अप सवाल है, आरजेडी कब तक कम करेगी पेट्रोल डीजल के दाम बिहार में? जब केंद्र सरकार बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर देगा, विशेष राज्य दर्जा प्राप्त देगा और बिहार के साथ सौतेलेपन व्यवहार करना बंद कर देगा, तो हम 5 या 10 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे। केंद्र सरकार अभी तक तो नहीं कर पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव के भाषण से पहले इसमें कोई बात भी होगी, क्योंकि मैं बात करता हूं जनता की, ना लाग ना लपेट, ना सफेदी के दोस्त, ना सफेदी के दोस्त हैं, ना हम काले का दुश्मन है। हमें आईना दिखाना रहता है, हम दिखाते रहेंगे। मेरा सवाल है कांग्रेस के जो पवन शर्मा जी है, क्या लगता है पवन शर्मा जी, ये जुमलेबाजी है या सच में सितंबर से पहले
कुछ होगा महंगाई के तौर पे, महंगाई घटाने के तौर पे? देखिए, भाजपाइयों को तो महंगाई नजर आ नहीं रही है, तो उनके हिसाब से तो महंगाई कम करने का कोई मतलब नहीं। अब तो महंगाई जनता खुद ही कम करेगी, और कम करेगी तब जब 2024 में ये उस मोदी सरकार नहीं, लेकिन महंगाई, आप तो भारत जोड़ो यात्रा करके देख चुके ना, आप भी तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता द्वारा किया जाएगा, तभी ये महंगाई भी दूर हो जाएगी। तो जनता कहां भगा रही है, यही तो सवाल है। जनता को तो आज भी बीजेपी ही प्यारी है, इसका जीता जागता सबूत 3 राज्य है। कहती है ना, बीजेपी बार बार कहती है कि कोई भी हम जैसे लोगों को, पार्टियों को बोलते हैं कि पाकिस्तान भेजो, इस बार मोदी साहब को पाकिस्तान भेज देगी देश का 135 करोड़ आवाम। वो तो समय की बात होगी, लेकिन क्या जवाब दीजिए मुकेश जी इस पे, जल्दी से जवाब दीजिए। आग्रह करूंगा आशुतोष जी, इसी तरह की डिबेट 2020 में होनी चाहिए, किसे पाकिस्तान जनता भेजती है, इसी तरह की डिबेट 2024 में आपसे आग्रह करेंगे। श्रीमान का डिबेट लीजिएगा। देखिए, डिबेट महंगाई पे होती रहेगी, डिबेट महंगाई पे होती रहेगी, डिबेट जनता की हर वो हक की लड़ाई पे करेगा। खबर फर्स्ट, जो जनता की मांग होगी, हमने बिहार के छात्रों के हक में डिबेट किया। एक मिनट मुकेश जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी सुन लीजिए, हम जनता की आवाज है, हम जनता के हक के लिए हमेशा डिबेट करते रहेंगे। वो चाहे पूछ लीजिए, पैनलिस्ट आप भी थे, बीएसएससी वाला मुद्दा उठा था तो आरजेडी और जदयू को हमने ही लताड़ दिया था, सबसे पहला सवाल पूछा गया था, और जिसमें डॉक्टर रमेश यादव जी का मैं बहुत ये कहूंगा कि इन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर उनको न्याय दिलाएंगे। क्या रमेश यादव जी याद है ना आपको? बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तेजी के साथ। देख लिए हम लोग 75,545 सिपाही की बहाली और कई जो आप, लेकिन सवाल बीजेपी से ये होता है कि बीजेपी पाकिस्तान भेजने वाले किसी को कौन होती है? क्यों आप इंजीनियर राजकुमार पासवान को या कांग्रेस के किसी पार्टी को पाकिस्तान भेजिएगा? सवाल ये है, आपके विचारधारे से जो नहीं मिलेंगे आप उसको पाकिस्तान भेज दीजिएगा? आशुतोष जी, हाँ बोलिए। एक ट्रेंड चला हुआ है आशुतोष जी, एक ट्रेंड चला हुआ है। मोदी जी से कोई पूछता है ना कि मोदी जी देखिए ना, दिल्ली में बड़ी बारिश हो रहा है, बाढ़ आ गया, तो मोदी जी क्या इस पर जवाब देते हैं पता है? कि कांग्रेस के टाइम में बारिश नहीं होता था क्या? देखिए ना, मुकेश कुमार जी अभी फ्रीज हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि जवाब देने के लिए जिगड़ा होना जरूरी है। बीजेपी को मैं कहूंगा, मैं किसी का ना दोस्त हूं और ना दुश्मन, मुझे समाज के लिए आईना दिखाना होता है, और मैं दिखाऊंगा, समाज के लिए लड़ूंगा, देश के हक के लिए लड़ूंगा, आम जनता के लिए लड़ूंगा, सवाल पूछते रहूंगा। कांग्रेस से मैं ये सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, जो पवन शर्मा जी हैं, को मैं बधाई देता हूं, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं मुकेश जी कि आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक को उठाया। आपने कहा, आपने रोटी की बात की थी और दिखाया भी था फुटेज में, आपके चैनल के माध्यम से जनता भी देखी है, तो आप देख लीजिए। रोटी की बात जहां तक किया आपने, तो गेहूं प्रत्येक वर्ष 40% उसके रेट में इजाफा हो रहा है। अब मुख्यतः दो ही कारण होते हैं आशुतोष जी, मुख्यतः दो ही कारण होते हैं महंगाई बढ़ने के। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, या तो फिर डिक्रीज इन सप्लाई। तो जब चलिए, मैं अभी समय का अभाव है, इसीलिए समय के अभाव के कारण हम इस डिबेट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन महंगाई पे फिर से डिबेट होगी, बड़े पैनल के साथ बड़े डिबेट और कई मुद्दे पे होंगे। जो भी देश हित पे होगा वो खबर फर्स्ट दिखाएगा ही, वो चाहे बीजेपी को खराब लगे या कांग्रेस को, आरजेडी को खराब लगे या जदयू को, हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे। हम सभी बड़े पैनल को खबर फर्स्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।